से हाजिर हूं मैं प्रदेश की और सत्ता के गलियारों की चटपटी और रोचक खबरें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। भारत गांव का देश है। गांव में अभाव है, गरीबी है, लेकिन प्रतिभा के दम पर तमाम ऐसे गुदड़ी के लाल हुए जिन्होंने देश की सर्वोच्च सेवा को सुशोभित किया। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पद पाने के बाद तमाम अपना अतीत भूल जाते हैं। आज पावर सेंटर में बात एक ऐसे ही अफसर की जो अखिल भारतीय सेवा के सर्वोच्च पद पर तैनात है। वह नौजवान अफसर है लेकिन माटी से जुड़ा हुआ है। मथुरा में इस समय एसडीएम सदर के पद पर तैनात हैं प्रशांत नागर। प्रशांत नागर इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। उनका बच्चों के प्रति प्रेम इन दिनों सुर्खियों में है। प्रशांत ने हरियाणा में अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू की थी। हरियाणा के वो रहने वाले हैं। 2019 बैच के वह आईएएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश में वो सबसे पहले अयोध्या में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी सेवा शुरू हुई थी। लगभग 2 साल उनका आईएएस में आए हुए हुआ है। लेकिन प्रशांत के अंदर अपने गांव की, इस देश के गरीबों की तमाम सारा दर्द छिपा हुआ है। और यही वजह है कि जब से उन्होंने मथुरा में सदर के एसडीएम का चार्ज संभाला है, उनकी कार्यशैली के बहुत सारे लोग कायल होते जा रहे हैं। नौकरशाही में ये एक छोटा सा सितारा जो अपनी कार्यशैली से अलग छाप छोड़ रहा है, एक अलग आदमी की जो उसमें झलक दिखती है, वो ब्यूरोक्रेसी के लिए भविष्य का एक मील का पत्थर साबित होने वाला दिखता है। प्रशांत जिस क्षेत्र में एसडीएम हैं, उन्होंने अपने इलाके के एक स्कूल को गोद ले रखा है। वो अक्सर उस स्कूल का दौरा करने पहुंच जाते हैं। 176 बच्चे उनके इस स्कूल में छरौरा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। प्रशांत खाली गोद लेने तक ही सीमित नहीं रहे। वो एसडीएम की गाड़ी से उतरकर स्कूल में जब दाखिल होते हैं तो निरीक्षण भी करते हैं, बच्चों की कितनी प्रतिशत संख्या है ये भी देखते हैं, और फिर मास्टर की जगह खुद मास्टर बन जाते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाते हैं। एक नौजवान आईएएस अफसर प्राइमरी में टाट पट्टी पे बैठने वाले बच्चों को अगर पढ़ा रहा है तो सोचिए कि कितनी बड़ी प्रेरणा का वो स्रोत बन रहा है। जो गरीब बच्चे जिनके पास तन पर पहनने के लिए ठीक से कपड़ा भी नहीं होता, वो एक आईएएस अफसर उनको पढ़ाकर अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हो और साथ साथ इस तरह के उनके अंदर संस्कार डाल रहा हो कि बुलंदी पर चाहे जितना पहुंच जाओ, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहना, गरीब का दर्द महसूस करते रहना। जब पद होता है तो संसाधन होते हैं, लकदक होती है, चमक होती है। कोई 1 घंटे के लिए भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। कोई गांव के प्राइमरी स्कूल की ओर देखना भी नहीं चाहता। लेकिन ये जो हम बचपन में सीखे होते हैं, जो अभाव हमने देखा और झेला होता है, वो कुछ गुण जवानी तक रह जाते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं, दिखाएं और सिखाएं। तो प्रशांत का जो कार्य है वो कुछ इसी तरह का है। आज ऐसे अफसर बहुत कम हैं जो देश की सर्वोच्च सेवा में होकर सबसे गरीब तबके की सेवा करना चाहते हो। ये सौभाग्य है इस ब्यूरोक्रेसी में कि तमाम ऐसे चमकते सितारे कहीं ना कहीं अपनी रोशनी से चमक बिखेर देते हैं, जिन पर लोगों की नज़रें चली जाती हैं। बहरहाल 2019 बैच के इस आईएएस अफसर जो पेशे से पहले इंजीनियर भी रहा है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और वो ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ हमारे समाज के लिए भी एक आइडियल बना, एक आदर्श बने, हम सब की यही कामना है। यूपी में चुनाव का समय आ गया है, बेहद नज़दीक है। कहते हैं कि सियासत और जंग में सब जायज़ है, लेकिन समाजवादी परिवार में चाचा और भतीजा के बीच जो धर्मयुद्ध चल रहा है वो कुछ अलग कहानी बयां करता है।
दोनों की जुबां पर तलखी है, लेकिन दिलों में नरमी दिखती है। समर्थक इस बात को लेकर थोड़ा से भ्रमित हैं कि अगर तस्वीर और पिक्चर और साफ हो जाए तो थोड़ा मज़ा ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि पिछले दिनों जब 12 अक्टूबर को 2 चुनावी यात्राएं शुरू हुई तो दोनों ने अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने में कोई कोताही नहीं रखी। अगर सैफई परिवार से देखा जाए तो दोनों रथ यात्राएं 100 किलोमीटर की दूरी से अलग अलग राहों से निकली हैं। चाचा और भतीजे की रथ यात्रा की राहें भले ही अलग हो, लेकिन मकसद और मंजिल दोनों की एक ही है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि गांठ अभी बरकरार है, खुल नहीं पा रही है, लेकिन 2022 के चुनाव में जीत का संकल्प लेकर अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया और फिर विजय शंखनाद करते हुए वो रथ यात्रा पर सवार हुए। दूसरी ओर चाचा ने जो कृष्ण की नगरी मथुरा में अपने कुल देवता को उनका आशीर्वाद लिया अपने बेटे के साथ और यात्रा चल पड़ी। इन दोनों रथ यात्राओं पर अगर नज़र डालें तो अखिलेश के रथ यात्रा में अपार जनसैलाब उमड़ने लगा है, भारी भीड़ रही और विपक्ष का जो असली चेहरा है या कहा जाए जो असली विपक्ष है वो अखिलेश यादव के युवा जोश के रूप में इस रथ यात्रा में दिखा। यात्रा 2 दिन चली, 200 किलोमीटर चली, बुंदेलखंड के जिलों में चली और उसने बताया कि काफ़ी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को लोग समर्थन दे सकते हैं। दूसरी ओर चाचा की ओर से बार बार रथ यात्रा में भी ये बात आई कि जब तक हम तुम एक नहीं होंगे तब तक बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। शिवपाल यादव की रथ यात्रा अखिलेश की तुलना में भले कमज़ोर हो, लेकिन उनका दिल और उनका निश्चय दोनों मजबूत है। वो यूपी की सियासत में कई सारे बसंत देख चुके हैं, जाड़ा गर्मी बरसात देख चुके हैं, संगठन की उनको अच्छी जानकारी है। लेकिन किस मकसद से और किस रहस्य को बनाए रखने के लिए ये चाचा भतीजे के रिश्ते की गांठ अभी खुल नहीं पा रही है, इस पर लोगों को बड़ा आश्चर्य है। हालांकि उचित समय आने पर सियासी लोग तमाम सारे ऐलान करते हैं और उसको लेकर समर्थकों को भी इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन यूपी के सियासी सूरत हाल में ये रथ यात्राएँ दिखावटी तो नहीं लगती और न ही रिश्ते। स्वाभाविक ही अपनी अपनी ज़मीन को मजबूत करने की तैयारी है। अखिलेश और शिवपाल के बीच एक रहस्योद्घाटन इस बात का भी हुआ है कि दोनों टेलीफोन पर संपर्क में भी हैं। जब सारी बातें हैं तो दोनों मिलते क्यों नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे समाज में टोना टोटका और अंधविश्वास इनका बड़ा महत्व है। तमाम सारे कहानी किस्से आदमी के जीवन में ऐसे जुड़े हैं, वो अंधविश्वासों के सहारे तमाम चमत्कारों की उम्मीद करने लगता है। अपने समाज में एक अंधविश्वास ऐसा भी है जो पुराने लोग हैं वो जानते भी हैं कि अगर हम एक बार जेल की रोटी और नमक खा लें तो जेल जाने का जो योग है जीवन में वो ख़त्म हो जाता है। इस बात को मानने वाले करोड़ों लोग मिल जाएंगे, भले कोई सामने न कहा है, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास के बीच यही अंतर होता है। जिन्हें अंधविश्वास है उनके लिए हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं। जिन्हें अपने भाग्य पे बड़ा भरोसा है कि बिना जेल जाए जेल की रोटी खा लो तो जीवन में ये योग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, उनके लिए अब सरकार एक व्यवस्था करने जा रही है। मथुरा में जेल प्रशासन ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हमको एक रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी जाए। इस रेस्टोरेंट में जो खाना होगा वो जेल के कैदी बनाकर भेजेंगे। तो कैदियों के हाथ से बनी हुई रोटी, सब्जी, नमक, चावल, दाल खाने वाले दूर दूर से आएंगे, क्योंकि जो अंधविश्वास है वो तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका करने वालों के लिए ये रेस्टोरेंट काफ़ी असरकारक सिद्ध होगा। जेल प्रशासन की इस चिट्ठी पर अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन हम लोग जिस समाज में रहते हैं
वहाँ पर अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, जैसे कोई मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो जाए, उसकी मान्यता हो जाती है और दूर दूर से, प्रदेश से, देश के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचकर दर्शन लाभ लेने लगते हैं, वैसे ही जिनको लगता है कि उनके जीवन में यह योग कभी टकरा सकता है, तो वो रोटी खाने के लिए ही कई सौ किलोमीटर चले जाएंगे, मथुरा यात्रा कराएंगे। तो हर चीज़ को भुनाया जा सकता है। उसके पक्ष और विपक्ष दो पहलू भी हैं, लेकिन अंधविश्वास का पहलू इतना मजबूत है कि हम वैज्ञानिक युग में या 21वीं सदी में चाहे जहाँ भी चले जाएं, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ता। बहुत बड़ी संख्या है इन सब चीज़ों को मानने वाली। जिस देश में घूरे पूजा होती हो, जिस देश में किस्सों कहानियों का अंबार लगा हो, हर घड़ी चमत्कार होता हो, जहाँ मूर्तियाँ दूध पी लेती हो, वहाँ अगर जेल की रोटी खाने से जेल जाने का योग खत्म हो जाएगा तो करोड़ों लोग दौड़ पड़ेंगे। तो जो लोग धर्म को मानते हैं, जो लोग अंधविश्वास को मानते हैं, जो लोग विज्ञान को मानते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हो सकता है रेस्टोरेंट खूब जम के चले, वेटिंग लग जाए, लाइन लगानी पड़े। तो भाई इस देश में हर जगह अगर चमत्कार हो सकता है, तो इस काम में भी आपको तमाम नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यूपी के आईपीएस संवर्ग में इन दिनों एक अफसर सरकार का संकट मोचक बना हुआ है। मामला अगर हम बिकरू कांड से शुरू करें और लखीमपुर तक देखें, तो इस अफसर ने सरकार को जब जब संकट आया उबारा है, या यूँ कह सकते हैं कि जब जब सरकार को ज़रूरत पड़ी, इसी अफसर की याद आई। आज बात लखनऊ की आईजी सन 2000 बैच की आईपीएस अफसर लक्ष्मी सिंह की हो रही है। लक्ष्मी सिंह को पावर सेंटर में लेने के पीछे लखीमपुर में पिछले दिनों उनके द्वारा की गई अथक परिश्रम, मेहनत और सहजता ये कारण बने। लक्ष्मी सिंह आईपीएस अफसर हैं, लखनऊ की ही रहने वाली हैं और इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने ले रखी है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो योगी सरकार की वो बेहद भरोसेमंद अफसर बनकर उभरी हैं। लखनऊ की आईजी रहने के दौरान जब बिकरू कांड हुआ तो उनको सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अफसर बनाकर कानपुर भेजा और इस मामले की उन्होंने जांच की। मीडिया से उनके अच्छे रिश्ते हैं, सरकार के प्रति वो वफादार हैं, लेकिन लखीमपुर में जब किसानों को कुचल दिया गया गाड़ियों से, तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। बड़े बड़े अधिकारियों को लगाया गया। 13 आईपीएस अधिकारी लखीमपुर, बहराइच इन इलाकों में लगाए गए। लेकिन घटना के तुरंत बाद अगर किसी ने मोर्चा संभाला तो वो थी लक्ष्मी सिंह। हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर वो खरी उतरी। घटना हुई, चारों ओर आग लगी थी, आगजनी हुई, पूरा माहौल खराब था। ऐसे में एक महिला आईपीएस अफसर सरकार और किसानों के बीच दौड़ दौड़ कर बात करा रही थी। उनका रोल कितना अहम था कि वो पीड़ित परिवार से भी तुरंत मिल ले रही थी और सरकार को भी मनाने की कोशिश कर रही थी, अपडेट दे रही थी। लखीमपुर की घटना, जंगल में आग थी। इस आग पर पानी डालना, इसको काबू कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन लक्ष्मी सिंह का जो रूप इस घटना में देखने को मिला, उसने सरकार को बहुत राहत दी। चाहे किसान संगठनों के साथ मिलकर इस पूरे मामले में मुआवजे की बात करनी हो, नौकरी दिलाना हो, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हो, लोगों को शांत रखना हो, गृह राज्य मंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा देनी हो, लक्ष्मी सिंह हर जगह अव्वल साबित हुई। लेकिन न तो वो टीवी में, न अखबारों में कहीं वो सामने नहीं आई, वो पर्दे के पीछे रहीं। जब तक अंतिम अरदास नहीं हुई, लक्ष्मी सिंह लगातार लखीमपुर में बनी रहीं। स्टेट कैडर के एक अफसर की इतनी मजबूत इच्छा शक्ति और सरकार का उस पर इतना भरोसा, ये दर्शाता है कि उसने अपनी काबिलियत से आगे जाकर काम किया। तिकुनिया कांड में जब थोड़ी शांति हुई तो लक्ष्मी सिंह एक माँ की तरह बच्चों के बीच भी पहुंची
प्राइमरी स्कूल में पहुंच गईं, बच्चों को गोद में खिलाया, उनके साथ वो सहज हुई, उनके साथ हंसकर खेलकर समय बिताया, माहौल सामान्य करने की कोशिश की और खुद भी सामान्य हुई। पुलिस की वर्दी रात दिन 10 दिन चढ़ी रही, उतारने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक बड़े अफसर वर्दी में बच्चों के बीच सामान्य बनने की कोशिश सबको अपनी ओर आकर्षित कर गया। उनकी शैली ने जहां सरकार का भरोसा इस पूरे घटनाक्रम पर बना कर रखा, वहीं वो बच्चों और परिवार के लिए भी लगातार मरहम का काम करती रही। लक्ष्मी सिंह स्टेट कैडर की उन कुछ अफसरों में हैं जिनका कभी लाइमलाइट से नाता नहीं रहा, जिनका नाम कभी लिया नहीं गया, लेकिन उन्होंने साबित किया कि जिम्मेदारी जब बड़ी दी जाएगी तो फिर उसका परिणाम भी वो बड़ा देंगी। और अपनी नौकरी में हमेशा चुपचाप रहने वाली लक्ष्मी सिंह ने सरकार को इतने बड़े संकट से निकाला। ये अपने आप में एक आईपीएस अफसर, खासतौर से महिला आईपीएस के लिए पिछले कुछ सालों में कोई ऐसा उदाहरण आप नहीं देखेंगे जो राज्य के लिए दी गई हुई इतनी महत्वपूर्ण सेवा हो। यूपी में किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार मुखर हैं। वो मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे, किसान आंदोलन का मामला हो या गन्ना मूल्य बढ़ाने का मामला हो, लेकिन लखीमपुर घटना के बाद से वो लगातार उनकी तोप गोले उगल रही है और उन गोलों से सरकार बड़ा परेशान है। लखीमपुर में घटना तो समाप्त हो गई, हालात काबू में हैं, लेकिन वरुण गांधी लगातार फायर झोंके जा रहे हैं। इस बार उन्होंने किसानों के मामले पर एक ताज़ा वीडियो जारी करके सरकार को असहज कर दिया है। हालांकि यह वीडियो बहुत प्रासंगिक है और करीब 22 साल पहले का है, जिसमें उनके ही पार्टी के शीर्षस्थ नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी किसानों के लिए बोल रहे हैं। उनका 41 सेकंड का यह भाषण निश्चित ही भारतीय राजनीति में किसानों की शक्ति का प्रदर्शन करता है और किसानों की ताकत को बताता है। वरुण गांधी मानते हैं कि बड़े हृदय से एक बड़े नेता का ये बयान है। तो आज हम पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी के 41 सेकंड का वो भाषण सुनाते हैं, फिर वरुण गांधी पर आएंगे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। तो ये देश के एक दिग्गज नेता, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री वरुण गांधी ने उनके वीडियो को कोट करके ट्वीट किया। सियासी लोग इसे तंज मान सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा किसानों के लिए कही गई बात आज बीजेपी की सरकार को भले ही पता नहीं कितना वो उस पर अमल कर पाएगी या नहीं, लेकिन वरुण गांधी लगातार अपने तेवर में है। अगर वरुण गांधी के बारे में आप देखें तो वो देश के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने आज तक कोई सैलरी नहीं ली है। अपनी पूरी सैलरी वो किसान कल्याण कोष में दान देते हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। बीजेपी में वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर एक बार स्थापित हो चुके हैं और एक ज़माने में वो बहुत बड़े लीडर बनकर उभरे थे। यूपी बीजेपी उनको हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बनाना चाहती थी। कई सारे लोग उनका नाम सीएम पद के लिए भी चलाते थे, लेकिन समय का चक्र ऐसा चला। दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि वरुण और मेनका गांधी पिछले कुछ समय से पार्टी में हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी 2017 से लगातार देश में शीर्ष पर है, लेकिन गांधी सरनेम वाला हिंदुत्व का यह ब्रांड एम्बेसडर हाशिए पर है। ऐसा अंतर क्यों है? ये अपने आप में बीजेपी और उनके थिंक टैंक को सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल
ये माना जाए कि वरुण गांधी क्या बीजेपी में असहज हैं, क्या बीजेपी में ये उनकी अंतिम पारी चल रही है, या वरुण गांधी बीजेपी में रहकर ही ऐसे हथगोले दागते रहेंगे। कुल मिलाकर चुनाव के नाजुक मौके पर किसानों के बहाने वरुण गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो बीजेपी को परेशान करते हैं, दिल का दर्द देते हैं। वरुण गांधी एक ऐसे दौर में हैं जब वो अग्निपथ पर चल रहे हैं। बीजेपी और उनके भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। वो अपने बेबाक अंदाज को जारी रखे हुए हैं और इन दोनों की इन स्थितियों पर बस यही इतना कहना मुनासिब होगा कि न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली